So let's start fundamental rights. We have started our chapter number 1 Constitution. ठीक है, Constitution अभी हमने 2-3 क्लास पहले स्टार्ट किया था. Indian Constitution क्या है that we have done, right? थोड़ा सा इसका little bit idea हमने समझ लिया है. Preamble we have done, federal and unitary we have done. So today we have to start with the fundamental rights. Fundamental rights का ये वाला जो starting का portion है that we have done in last class. ठीक है ना? Part 3 of the Indian Constitution guarantees the 6 fundamental rights. 6 fundamental rights हैं, ठीक है? ये हमने कल की क्लास में कर लिया था. Justifiability of fundamental rights ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है? So आज हमें कहाँ से अपना क्लास स्टार्ट करना है? स्टेट का डेफिनेशन भी कल की क्लास में हो गया था, आर्टिकल नंबर 12, ठीक है? So now we have to start our class with the description of fundamental rights. So this is a very important thing. Fundamental rights में से 101% क्वेश्चन CSET के एग्जाम में आता है. 101% कोई ना कोई फंडामेंटल राइट के ऊपर वो जरूर क्वेश्चन पूछेंगे. एज सच कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर ही हमें अगर 25 मार्क्स का अगर हमें पूरा का पूरा लॉ आने वाला है तो उसमें से 10 मार्क्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है? नहीं तो 7 to 8 तो मैक्सिमम है ही है इसमें मार्क्स. 7 to 8 मार्क्स में तो कंपल्सरी आएगा ही आएगा. समटाइम ये कुछ ट्विस्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट को मिला के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उस हिसाब से फिर हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है. So description of fundamental rights. सबसे पहला राइट कौन सा है फंडामेंटल राइट्स में? राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है? ऑल्दो ये वाले फंडामेंटल राइट्स आपने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सुने हुए हैं, बट इवन अब क्योंकि नाउ वी आर इन CSET लेवल, CS के लेवल पे हैं, तो अभी थोड़ा सा हमारा जो चीजों को देखने का हमारा विजन है वो डिफरेंट होना चाहिए. हमने पहले ये सब चीजें पढ़ी हैं, यस आई नो आप लोगों ने SST में पढ़ी हैं. कुछ बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बोरिंग लगता है, बट इट इज वेरी स्कोरिंग, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके CS EET और CS एग्जीक्यूटिव में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. मोर ओवर ये इंटरेस्टिंग भी है, और इंटरेस्टिंग नहीं भी है तो हमें बनाना पड़ेगा, राइट? सो क्योंकि वही जैसे मैंने अभी बोला CSET में 10 मार्क्स का पेपर है, इसमें से मतलब 25 में से 10 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूशन ले रहा है, तो आप देख लीजिए इसका इंपॉर्टेंस. और CS एग्जीक्यूटिव में JIGL में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो वो ये अकेला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि JIGL तो 100 मार्क्स का पेपर है ना, तो JIGL में 25 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूशन लेता है. तो आप देख लीजिए, अब हमने इसको बोरिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है. ऑल्दो आई हैड प्रिपेयर्ड अ नोट्स इन अ दैट मच कलरफुल मैनर सो दैट इट विल बिकम इंटरेस्टिंग फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स, ठीक है? इसी के लिए ऐसे नोट्स बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट चीजें आपको हाईलाइट हो जाए और ये याद रह जाए, ठीक है? सो इसलिए एट एनी हाउ हमको करना है, ठीक है? चलो, सो राइट ऑफ इक्वालिटी पहला राइट है, ठीक है? सो अब इनमें राइट ऑफ इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 14 to 18 का ये राइट है. मतलब 14 to 18 वाले सारे राइट हमारे फर्स्ट राइट ऑफ इक्वालिटी के अंदर आते हैं. आर्टिकल नंबर 14 to 18 of the Constitution deal with the equality and its various facets. The general principle finds expression in Article 14. The particular application of this right are dealt with in Article number 15 and 16. Still more specialized application of equality are found in Article number 17 and 18. चलो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. अब हम नीचे ये वाले आर्टिकल्स पढ़िए. अब ये आपको याद रखने हैं. आर्टिकल नंबर 14 is for what? Equality before law and equal protection of law. लॉ के सामने हम सब, we all are safe. चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप ब्लैक कलर हैं, कोई व्हाइट कलर है, कोई यू कैन से अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई तमिलनाडु से है, किसी भी स्टेट कहीं से भी आप आए हो, यू आर इक्वल. इवन दिस राइट इज एप्लीकेबल टू नॉन सिटीजन्स ऑल्सो. फॉरेनर्स को भी ये लॉ राइट मिलता है. देखिए यहाँ पे वी हैव रिटन आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 30 आर ग्रांटेड ओनली टू सिटीजन्स. तो 14 वाला राइट तो सिटीजन्स को भी है ना, नॉन सिटीजन्स को भी है. यहाँ पे लिखा है 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, ये सारे के सारे राइट्स उस हर इंसान को मिलेंगे जो हमारी इंडिया की लैंड पे, इंडिया की धरती पे है. दैट्स इट, ठीक है ना? तो 14 वाला राइट सबको है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियंस को है, नॉन इंडियंस को भी, ठीक है? इज इट क्लियर, राइट? तो कौन सा राइट हमने बोला? इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ की नजरों में वी ऑल आर सेम, ठीक है? ओके. 15th क्या है? अब ये वाला राइट, ये वाला फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स को नहीं है. क्या है?
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये वाला राइट मीन्स हम फॉरेनर्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो भी तो हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो हम भी करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब नहीं है, जैसे मैंने कल की क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि भाई आप इंडियंस का मर्डर नहीं कर सकते, फॉरेनर्स का मर्डर करोगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कौन से ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। मींस जो ये फॉरेनर्स हैं बाहर की कंट्री से आए हैं तो हम इनसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करते हैं हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। इनके साथ अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो फॉरेनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कुछ अलग पैरामीटर्स हैं। फॉरेनर्स के साथ यू कैन नॉट हैव पार्टनरशिप, राइट, पार्टनरशिप नहीं कर सकते आप। कंपनी लॉ हमें इस चीज की परमिशन नहीं देता है, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की परमिशन नहीं देता है। आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते फॉरेनर्स के साथ। यस, फॉरेनर्स के साथ कंपनी ओपन कर सकते हो, पार्टनरशिप नहीं कर सकते। सो वी आर मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन ना, लॉ हमारा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, लॉ कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन, हम नहीं कर सकते। हम कहें अरे अरे ये तो फॉरेनर है, हम इससे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, दैट वी कैन नॉट डू। सो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 15 वैसे क्या बोलता है कि देयर शुड बी अ प्रोहिबिशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। आर्टिकल नंबर 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये भी राइट फॉरेनर्स को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये इंडियंस के लिए है, राइट। जो इंडियंस हैं उन सबके पास पूरा राइट है, वो कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी भाई ये कोई लोअर कास्ट का है तो इसको टच नहीं करना या वो हमें टच नहीं कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, यस, ऑल्दो प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन when it came into picture, yes, you can write on chat box, you all can write on chat box. कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, yes, 1950, 26 जनवरी 1950, yes मैं गुड। सो 1950 से ये आर्टिकल कोई आज का आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 18 जो है ये आज का नहीं है, ये 1980 के टाइम का है, सॉरी 1950 के टाइम का है, ठीक है। इट इज नॉट दैट राइट जो आज के टाइम पे हमको मिला है, ठीक है, उसके टाइम पहले से ही ये राइट था। सो लेकिन अभी भी इंडिया में टाइटल्स चलते हैं, चलते थे, लास्ट ईयर तक चलते थे। लास्ट ईयर तो एक और नया लॉ आ गया ना कि यू कैन नॉट यूज एनी टाइटल। हम अपनी कारों के साथ पीछे लिखवा देते हैं पंडित, अग्रवाल, गुप्तास, मराठास, राइट। So now it is not allowed, right? अब आपको इसके ऊपर चलान हो सकता है। वैसे तो ये 1950 से ये चीज है कि टाइटल्स नहीं लिखने हैं, यू कैन नॉट यूज एनी टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, ये सब चीजें अवॉइड होनी चाहिए थी, बट अभी भी लोग करते हैं ना, जो हम बोल सकते हैं थोड़ा सा जहाँ समझ की कमी होती है वहां पे लोग यूज करते हैं ऐसी चीज। तो बट नाउ फ्रॉम द लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर नाउ इट इज टोटली प्रोहिबिटेड, totally prohibited. If you are doing now this thing, तो आपको चलान होगा, ट्रैफिक पुलिस आपको चलान करेगी, ठीक है। सो प्रोहिबिशंस ये तो हमारे 1950 से है कि प्रोहिबिशंस होनी चाहिए थी इस चीज के ऊपर। सो 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 के 5 राइट्स हमारे क्या है, राइट ऑफ इक्वालिटी के। तो अब इन पांचों राइट्स को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया है। आर्टिकल नंबर 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट state shall not deny to any person equality before the law and equal protection of law within the territory of India. अब जहां पे भी state word आएगा, it means what? It means what? State word का meaning क्या बोला जाएगा यहाँ पे? You can write on chat box. State word का meaning क्या है बेटा? Government, right? हमने ऊपर किया था ना आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट मीन्स ऑल गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट दिस, राइट, हाँ करेक्ट, गवर्नमेंट। सो यू ऑलवेज ओपन योर चैट बॉक्स along with your lecture, ठीक है, so that you can write little fast, ठीक है। So government here means always state. So state shall not deny any person for the equality before the law, equal protection means every person will have the equality, ये बोला जा रहा है। स्टेट के पास कोई राइट नहीं है
किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करने का। इवन स्टेट इस चीज का ध्यान भी रखती है कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट ना कर दे, ठीक है। सो देन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज, राइट। आप प्रोहिबिशन नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी वन ऑफ देम। दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन। Prohibits the state from discriminating against the citizens, shall not discriminate on ground, yes, only, cannot, solely, इसका मीनिंग क्या है? So we cannot discriminate anyone, किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे ना थोड़े से कुछ एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल गायनाकोलॉजिस्ट, मतलब देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जैसे गायनाकोलॉजिस्ट के लिए ऑलवेज फीमेल is required या female is advisory, it is not always a compulsion कि सिर्फ फीमेल ही होगा, बट फीमेल डॉक्टर हमेशा एडवाइजरी है गायनेकोलॉजिस्ट के लिए। एंड देयर इज अ वन टेम्पल इन अ साउथ, देयर इज अ अयप्पा टेम्पल। तो वो टेम्पल क्या है, उसमें सिर्फ मेल्स को ही एंट्री अलाउड है, फीमेल्स को एंट्री अलाउड नहीं है। तो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। तो हमने बोला है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ यू कैन से सेक्स। यहाँ पे हम अब मेल एंड फीमेल और जेंडर के बेस पे हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना, तो फ्यू डिस्क्रिमिनेशंस आर रीजनेबल। अब गायनेकोलॉजिस्ट के लिए नाउ दीज डेज मेल भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, बट ऑलवेज एडवाइजरी फीमेल। देन देयर आर फ्यू टेम्पल्स जहाँ पे सिर्फ मेल्स को जाना अलाउड है। सो दैट डिपेंड्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों हम इसको वैलिड बोलते हैं या क्यों हम इसको रिजनेबल बोलेंगे? जो वो कुछ टेम्पल्स हैं उसमें सिर्फ मेल्स आर अलाउड, तो वो फ्रॉम द वेरी मेनी ईयर्स वो चला आ रहा है, तो वो एक कस्टम है एंड ऑल आर हैप्पी विद दैट कस्टम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब गायनेकोलॉजिस्ट के मैटर में, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के मैटर में अगर देखा जाए, इट इज यू कैन से एवरीवन इज डिमांडिंग दैट, राइट। अगर किसी फीमेल को कोई चेकअप कराना है तो वो एक फीमेल डॉक्टर के पास ही जाएगी, सो शी विल नॉट गो टू एनी मेल डॉक्टर। तो जैसा यूजेस है या जैसा कस्टम है, जैसा नीड है, वैसा रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा देती है समटाइम, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज, ठीक है। जैसे आर्मी के लिए ऑलवेज मेल मेंबर जो बॉर्डर पे जाएगा, वो कौन जाएगा? सिर्फ मेल ही जाएंगे, फीमेल नहीं जाएंगे। नाउ द सिनेरियो हैज बीन चेंज लिटिल बिट, थोड़ा चेंज हो रहा है अभी, ठीक है। सो टाइम विल चेंज, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कस्टम। एक आप चैप्टर करोगे सीएस एग्जीक्यूटिव में जाके, सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है, या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो वहां पे जाके आप चीजें सीखेंगे। ये चीज लॉज कैसे बनते हैं, लॉज जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं अपने आप से मन चाहा वो बना दे, ऐसा नहीं होता है, राइट। वो ऐसा नहीं है, क्या यूजेस है, क्या नीड है, उस हिसाब से लॉज बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आईपीसी में, राइट, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड जो एक हमारा लॉ है, बहुत सारे क्राइम्स को वो डिफाइन करता है, उसमें रेप नाम का वर्ड ही नहीं था। जब वो आईपीसी एक्ट बना है लॉन्ग बैक, तब वो वर्ड ही नहीं था, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। जिसने ये लॉ बनाया है उसके माइंड में वो चीज ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कभी, बट नाउ इट हैज बीन एडेड। अब उस एक्ट में, आईपीसी एक्ट में, इस वर्ड को डाला गया है बिकॉज इट इज नाउ नीडेड। Earlier it was not needed, that time it was not needed, but now it is needed. तो लॉ कैसे बनते हैं? You can say at the demand of public या at the demand of time, ऐसे लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। कोई लेजिस्लेटर अपने आप से बैठ के अपने मन से कोई लॉ नहीं बना लेता। कुछ ऐसे जनरल लॉज बन जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अग्रीमेंट है, ये सब चीजें, हाँ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, बट कौन सा क्राइम कब होगा वो भी बहुत सारी चीजों को चेंज कर देता है, ठीक। चलो नाउ यस, अब 15 क्लॉज, आर्टिकल नंबर 15(2) को ही हमने थोड़ा सा और किया है। lay down that no citizen shall be subjected to any disability restrictions or condition with regard to access of a shop, uses of a well। अब किसी के ऊपर ये वाली restrictions नहीं लगाई जा सकती कि कोई एक पर्सन है वो उस शॉप पे नहीं जाएगा, किसी को उस कुएं का पानी नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 3, 15 सब क्लॉज 4। अब ये जो सब क्लॉजेज हैं वो आपको याद नहीं करना, ठीक है। वो मैंने लिखे हैं क्योंकि हम तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही आपको देंगे, बट यू कैन स्किप दैट, बस इसका नॉलेज आपको होना चाहिए।
So article number 15 ही तो चल रहा है ना, article number 15 is going on. तो article number 15 3 4 5 6 ये क्या बोलता है? State can make special provisions for women and children. तो women और children के लिए special privileges दिए जाते हैं ना, जैसे मेट्रो में या रेलवे में सीट्स होती हैं, women के लिए स्पेसिफाइड रिजर्व सीट्स हैं, तो वो स्टेट ऐसे कर सकती है. तो नाउ स्टेट इज व्हाट स्टेट इज डूइंग, स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रही है ना मेल एंड फीमेल में. फीमेल को बैठना है, मेल खड़ा हो सकता है ना, तो लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है. अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्या गवर्नमेंट के दिमाग में अपने आप से आ गया था? नहीं, अपने आप से नहीं आया. कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसके बेस पे गवर्नमेंट को लगा यस फीमेल का स्टेमिना, जो फिजिकली स्टेमिना इज लेस देन मेल, right, so that we can have some privilege for female. Although females का stamina sometimes much higher than male भी होता है, but there are some situation जहाँ पे female का stamina कम भी हो सकता है. So we should take in consideration that things also. So इसके लिए वो seat reservation का point बनाया गया. तो किस केस के बाद आया है? ये वाला यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसके बाद ये पॉइंट सामने आया. Then article number 15 permits the state to make a special provisions for the advancement of socially backward people, scheduled caste, scheduled tribes. Yes, state ने कुछ reservation के points बनाए जिससे कि scheduled caste, scheduled tribes, backward लोगों को आगे आने का मौका मिले. Then 15 subsection 5, 15 subclause 5 inserted in a constitution of India by constitution permits the state to make special provision for the advancement of socially backward people for such special provisions relating to the admission to the educational institutions. जैसे देखें आप बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में बीसी जो ओबीसी लोग हैं या लोअर कास्ट लोग हैं उनके लिए स्पेशल सीट्स होती हैं, राइट, 5 या 10% सीट्स उन्हीं को देने वाले हैं. तो ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है सो दैट एवरीवन हैव अ गुड नॉलेज, गुड एजुकेशन. ठीक है. Then inserted the Constitution of India by Constitution. This 15 article number 15 कब आया था? 103rd amendment के बाद आया है, right? इसका क्या मतलब है? Shall prevent the state from making any special provision for advancement of any economically weaker section of a citizen. So जो economically weaker sections हैं उनके लिए भी state ने कुछ और provisions बनाए हैं. So basically अब ये पूरा का पूरा 15 article हमको क्या कहता है? There are few prohibitions, right? That is reasonable, that is correct. But otherwise prohibitions of discrimination on grounds of religion, यहाँ पे discrimination allowed नहीं है. But if that discrimination is imposing by state and for the reasonable matter, that is allowed. If that is allowed, हाँ, फिर वो allowed है. अगर state ने वो prohibitions लगाई हैं और वो reasonable matters के ऊपर है, public welfare के ऊपर है, तब वो allowed है. So this is your article number 50. ठीक है. Now article number 16 is what? Equality of opportunity in matter of a public employment. Public employment means government employment. Government employment job लेना है अपने. So it guarantees to all citizens equality of opportunity in matters relating to employment or appointment of an office under the state. Article number 16 subclause 2 prohibits the discrimination against a citizen on ground of religion, race, caste, sex, place of birth. However, there are few exceptions. इसके कुछ exceptions बना दिए इन्होंने article number 16 के. क्या? Parliament can make a law that in regard to class of employment or appointment to an office under the government or state or unitary or any other authority within the state or territory, residents that a state. देखो इसका first point क्या है? Parliament has made some law. This is suppose if you want a government job in a Maharashtra, so you should be Marathi या you should have a knowledge of Marathi. तो ये एक prohibition लगा दिया गया, ये एक imposition लगा दिया गया है. इक्वालिटी है, हर इंसान को गवर्नमेंट जॉब लेने की इक्वालिटी है. मैं फीमेल हूँ, कोई मेल है, हम सबको, मैं कहीं से भी हूँ, वो महाराष्ट्र का है तो वो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र में जॉब ले सकते हैं. बट यहाँ पे मराठी रिक्वायर्ड कर दी इन्होंने. सो मराठी रिक्वायर्ड है, कंपल्सरी है. सो ओके, सो मुझे यहाँ से फिर मुझे जॉब नहीं मिलेगा. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हैव जॉब. अगर मुझे जॉब लेना है तो फिर मैं कहाँ ले सकती हूँ? गवर्नमेंट जॉब लेना है, पंजाब भी ले सकती हूँ, बिकॉज आई नो द पंजाबी, राइट, आई एम फ्रॉम पंजाब. सो फिर अब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाना ठीक है. इससे क्या होता है ना, एवरीवन, ऑल पीपल, ऑल टाइप ऑफ पीपल एंड ऑल पर्सन्स हु आर देयर इन दैट सिटी और एरिया
or in that state they can have job. A provision can be made for reservation of appointment or post in favor of a backward class people. जैसे आर्मी में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो बैकवर्ड लोगों के लिए उन्होंने रिजर्व करी हुई है. ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in a matter of promotion with the consequential seniority. और जैसे देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, तो अब जैसे कोई अगर इफ आई एम अ क्लर्क इन अ बैंक, so I will be a manager only if I clear my examination in that bank. ठीक है ना, अगर आप बैंक के एग्जामिनेशन क्लियर करते हो, लेवल्स क्लियर करते हो, only then you will be have that position. तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपके ऊपर एक पॉइंट, आपके ऊपर एक इम्पोजिशन डाल दिया कि अगर आप वो एग्जाम क्लियर करते हो only then you will be on a next point. तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ड्यूटी इसको करने की गवर्नमेंट के पास है. लॉ शैल नॉट बी इनवैलिड इफ इट प्रोवाइड्स दैट इनकम्बेंटेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियंस और द डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस. जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी कुछ कॉलेजेस है, वो सिंधी कॉलेजेस, राइट, सो दे आर टेकिंग द एडमिशन ऑफ ओनली सिंधी पीपल. दैट इज अलाउड, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप. कुछ ऐसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल कॉलेजेस हैं, सो दे ऑल आर टेकिंग ओनली क्रिश्चियंस इन देयर स्कूल, राइट. टीचर्स भी क्रिश्चियंस होंगे, बच्चे भी क्रिश्चियंस होंगे, तो दे कैन डू दैट. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम making any provision for reservation of appointment or post in favor of any economically weaker sections of a citizen other than the classes mentioned in the fore, in addition to existing reservation and subject to the maximum 10% or the post in each category. फोर्थ पॉइंट के अलावा कुछ और टाइप की भी आपको रिजर्वेशंस मिल जाती हैं. समटाइम क्या होता है ना, कोई एक पर्सन है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी का भी है, वो आर्मी कैटेगरी का भी है, तो उसको फिर डबल बेनिफिट हो जाता है. तो नाउ व्हाट यू कैन सी हियर कि अगर आपको पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटीज दी हैं, तो यू कैन हैव दैट फैसिलिटीज. अदरवाइज आप अपने आप से कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ठीक है. 7th is what? Abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice is now totally forbidden. देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन में तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, 5th और 15th और 16th पॉइंट पे तो हम पढ़ रहे हैं प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही हैं विद रीजनेबल रीजंस. जैसे अब सिंधी स्कूल है, उसमें ओनली सिंधी स्टूडेंट्स कैन हैव एडमिशन. आई कैन नॉट हैव एडमिशन इन दैट. अगर मुझे पढ़ना है, मुझे बीकॉम करना है, सपोज मुझे कोई डिग्री करना है, तो आई कैन नॉट हैव दैट एडमिशन इन दैट कॉलेज. डिस्क्रिमिनेशन तो है ये, बट ये डिस्क्रिमिनेशन स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है सो दैट ऑल कैन हैव एजुकेशन. गुड पर्पस है इसका, ठीक है, एजुकेशन के पर्पस की कोई बात नहीं करने में. लेकिन अनटचेबिलिटी जो है वो तो 101% प्रोहिबिट है. किसी भी तरह का कोई भी अनटचेबिलिटी तो हो ही नहीं सकता. दिस इज नाउ ऑफेंस, पनिशेबल. ये ऑफेंस है नाउ, इट इज पनिशेबल. अनटचेबिलिटी डज नॉट इंक्लूड एन इंस्टिगेशन टू अ सोशल बायकॉट. अगर किसी का सोशल बायकॉट किया गया है, सोशल बायकॉट हम किसका करते हैं? पर्सन्स हु आर इलीगल पर्सन, कुछ इलीगल अनसाउंड माइंड पर्सन है, करेक्टरिस्टिक्स जिसका करेक्टर जो करेक्टरलेस पर्सन है, ऐसे लोगों का बायकॉट किया जाता है फ्रॉम सोसाइटी. सो बायकॉट्स आर अलाउड. अनटचेबिलिटी नहीं है. बायकॉट तो अगर आप कोई क्रिमिनल हो, आप डॉन हो गई कहीं के, तो आपको सोसाइटी तो बायकॉट करेगी ही. ठीक है ना, आपको कहीं अंडरवर्ल्ड जाके रहना पड़ेगा, अंडरग्राउंड आपको अपने लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी. दुनिया में तो कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको. तो बायकॉट्स आर अलाउड, ठीक है, बट अनटचेबिलिटी इज नॉट अलाउड. राइट, इज इट क्लियर? नाउ abolition of titles. Yes, titles are again totally now abolished. British government used to come for the titles. Actually ये titles है ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे. साहिब, राजा बाबू, राय साहिब, right? These titles are now abolished. These titles अब ब्रिटिशर्स ने क्या देखा था उस टाइम पे, ऐसे टाइटल्स थे. उसके बाद हमारे इंडियंस ने भी कुछ और टाइटल्स, पंडित जी, अपनी गाड़ियों के पीछे, अपने घर के बाहर बड़ा बड़ा पंडित, राइट, बड़ा बड़ा यू कैन से जाट या कुछ भी, some persons are using, but that are now abolished. These titles had an effect of creating a class of certain persons which are regarding superior to others. So what we are showing here,
कोई अगर पंडित लिख रहा है अपने आप को तो वो क्या शो कर रहा है कि आई एम तो पंडित एंड यू आर नथिंग, ठीक है, मैं पंडित हूँ, तुम तो कुछ नहीं हो। So what you are doing basically, okay, you are making a discrimination. You are showing yourself as a superior and the others are subordinate. So to do away with that practice, Article 15 provides as no title, not being a military, academic,